नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सर में। साथियों, आज हम लोग एनसीईआरटी बुक कक्षा 10 की भूगोल विषय के अंतर्गत जो पहला अध्याय शुरू किए थे, जिसका नाम था संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए थे पिछली 2 वीडियो में। आज जो शेष बचा हुआ इसका भाग था वह आ रहा है, और उसके बारे में आज पढ़ने के बाद यह पहला अभ्यास आपका समाप्त हो जाएगा। हम लोग पढ़ लिए थे, अब तक 2 वीडियो में पढ़े हैं। संसाधन किसे कहते हैं? प्रकृति द्वारा वही वस्तुएं जिनका प्रयोग मानव अपने लिए करता है उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन को कई भागों में बांट दिया गया था, जैसे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। विकास के आधार पर हमने देख लिया था संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार, संचित कोष। आगे हम लोग बात कर लिए थे इसके विस्तृत विवरण के बारे में। नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, अनवीकरणीय किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने अच्छे से बात कर लिया था। उसके बाद हम लोग संसाधन के विकास के बारे में पढ़ लिए थे कि संसाधन का विकास किस प्रकार किया जाए, सरकार क्या क्या योजना लेकर के आए, इसका नियोजन कैसे किया जाए, और साथ ही साथ हम भारत के भू संसाधन के बारे में पढ़ लिए थे कि कितने प्रतिशत क्षेत्रफल जो है क्या क्या पाया जाता था। मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, और इसके जो 43% भाग पर मैदान है, और बाकी 27% भूभाग पर जो है वह पठार है। बाकी 30% इसके भूभाग पर क्या है, वह माउंटेन है, यानी पर्वत है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि मात्र 93% आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है। 7% आंकड़ा जैसे पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हो गए, और जम्मू कश्मीर का आंकड़ा भारत सरकार के पास नहीं है, क्योंकि उसका सर्वेक्षण नहीं होता है। आगे बात कर लेते हैं भूमि संरक्षण और उसके उपाय के बारे में। हम लोगों ने बात कर लिया था कि किस प्रकार क्या क्या काम किया जाए कि भूमि को संरक्षित किया जाए। जैसे हम लोगों ने बात कर लिया था कि भूमि के निम्नीकरण को वन रोपण, चारागाह पर उचित प्रतिबंध लगा करके, पशुचारण नियंत्रण, रेतीले टीलों को काटे जा झाड़ियों द्वारा स्थिरीकरण, बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, खनन पर नियंत्रण, ये सब उसके नियंत्रण की विधियां थी। किस प्रकार भूमि संरक्षण को नियंत्रित किया जाए, उसका संरक्षण का उपाय क्या है। अब हम लोग आज बात करने जा रहे हैं मृदा संसाधन के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे मृदा संसाधन के बारे में। हम आपसे बात किए थे प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे वस्तुएं जिसका प्रयोग मानव अपने लिए करता है उसे संसाधन कहते हैं। उसी प्रकार जो मृदा है यह भी एक संसाधन है। मृदा एक संसाधन है क्योंकि इसको हमें प्रकृति ने दिया है, और हम नई नई तकनीकों के द्वारा इसका प्रयोग अपने फायदे के लिए करते हैं, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। क्योंकि अगर मृदा ना होती तो शायद खेती करना क्या संभव ही नहीं हो पाता, और खेती करना संभव नहीं हो पाता, ये सब नहीं होता, पृथ्वी नहीं होती तो मानव भी नहीं होता। मृदा इतनी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं मृदा के प्रकार के बारे में। मृदा के टोटल 8 प्रकार हैं। मृदा कितने प्रकार की है? 8 प्रकार की है। मृदा 8 प्रकार की है। आपकी बुक में 6 प्रकार का दिया गया है। एक संस्था है जिसका नाम है ICAR। संस्था है ICAR,
इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर इसको लिख लीजिएगा, एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इस संस्था की स्थापना कब की गई थी? 16 जुलाई 1929 को की गई थी। 16 जुलाई 1929। और यही संस्था कृषि संबंधी तमाम प्रकार की योजनाएं लाती है। इसी ने मृदा को 8 भागों में बांटा है। तो वे इन 8 मृदाओं का नाम है, जो पहली मृदा है उसका नाम है जलोढ़ मृदा। दूसरी है काली मृदा या मिट्टी, बात वही है। उसके बाद लाल एवं पीली मिट्टी। आगे है लेटराइट मिट्टी। पांचवा है शुष्क मृदाएं, अथवा इसी को हम लोग मरुस्थली भी कहते हैं, अथवा मरुस्थली मृदा। इसको लिख लीजिएगा, इसको मिटाता हूँ, जगह कम पड़ रही है। मरुस्थली मृदा। और अगला है लवणीय मृदा, पीट मिट्टी। और लास्ट है 8वां वन मृदा। यह 8 मृदा के प्रकार हैं। तो आइए एक एक के बारे में अच्छे से बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को क्या करना है कि इसमें जो भी लिखा गया पूरा वीडियो देखना है, और इस वीडियो को देखने के बाद इसका नोट्स भी बना लेना है। बात करते हैं मृदा के बारे में। पहली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। हम सभी लोग जानते हैं भारत में कई नदियां प्रवाहमान हैं। देख रहे हैं इस मैप में जितना भी यह कलर दिखाई दे रहा है, यह किसका है? नदियों का है। यहाँ देखिए, यहाँ से एक नदी बह रही है, यहाँ से बह रही है, यहाँ कृष्णा नदी है, यहाँ पर तुंगभद्रा नदी है। ऊपर देखें, अगर हम लोग ऊपर देखें तो सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए, यह सिंधु नदी प्रवाहमान है, यह सिंधु नदी है। उसके नीचे यह झेलम है, यह झेलम नदी है। यह जो है चिनाब नदी है, यह रावी है। यह जो है ब्यास है, और यह जो है यह सतलज नदी है। और यहाँ से गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, गंडक नदी निकलती है, इधर से जो है तीस्ता नदी निकलती है। यानी भारत
कई प्रकार की नदियों से एकदम गूंथा गया है। और ये जब नदियाँ चलती हैं तो अपने साथ तमाम प्रकार के अवसाद लेकर के चलती हैं। अवसाद बोले तो कूड़ा कचरा, मिट्टी, कंकड़ पत्थर, तमाम प्रकार की चीज़ें अपने साथ लिए रहती हैं। जब ये ऊपर पर्वत से निकलती हैं तो इसमें जो है बहुत ही वेग होता है, यह अपने साथ लेकर के चली आती हैं। ऊपर लेकिन जैसे ही ऊपर पहाड़ से नीचे उतरती हैं पहाड़ से नीचे उतरती हैं तो इनका वेग कम हो जाता है मैदानों में प्रवेश करते ही, और ये अपने साथ लाए गए अवसादों को धीरे धीरे जमा कर देती हैं, और इससे जिस मैदान का निर्माण हुआ होता है उसे हम लोग जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। इसमें गेहूँ, धान इत्यादि की खेती की जाती है। खेती की दृष्टि से यही जो है सबसे महत्वपूर्ण है। भारत के कुल क्षेत्रफल के भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भूभाग पर भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भूभाग पर यही मिट्टी पाई जाती है। 40% भूभाग पर यही मिट्टी पाई जाती है, और यह दो प्रकार की होती है। यह मृदा दो प्रकार की होती है। जो सबसे पहली है उसको यह मृदा बोले तो जलोढ़ दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। एक होती है खादर और दूसरी होती है बांगर। यानी खादर मृदा उसे कहते हैं जिसमें वर्षा का पानी प्रतिवर्ष पहुंच जाता है, इसको जो है खादर कहते हैं। यह अधिक उपजाऊ होती है। दूसरी है बांगर, यहाँ पर पानी कम पहुंचता है और यह जो है खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। उपजाऊ यह भी होती है लेकिन खादर से कम होती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगली मिट्टी है काली मिट्टी। ज्वालामुखी विस्फोट से निकला लावा से इस मृदा का निर्माण होता है। यह काली दिखती है इसलिए इसको काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसमें कपास की खेती प्रमुख रूप से की जाती है, इसलिए इसको कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक अन्य नाम है, इसको रेंगुर मृदा भी कहते हैं। यह जो है इसको रट लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा इत्यादि क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। आगे बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा के बारे में। मरुस्थलीय मृदा, यह मृदा भारत में मुख्यतः राजस्थान में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा, और यहाँ वर्षा कम होती है इसलिए यह जो है शुष्क होती है, इसलिए इसको शुष्क मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर वर्षा कम होती है लेकिन तापमान अधिक होता है, और इसी मिट्टी में जो है किसका नमक का निर्माण भी किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं वन मृदा। वन मृदा को हम लोग पहाड़ी मृदा के नाम से भी जानते हैं, यानी पहाड़ी मिट्टी के नाम से भी इसको जानते हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इतना गठन मोटे कणों का होता है। इनका गठन मोटे कणों से होता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं मृदा। यहाँ शायद कुछ छूट रहा है, अभी लोग शायद मिस कर गए, एक आध दो मृदाएं छूट रही हैं। हाँ यहाँ देखिए लाल मिट्टी और
पीली मिट्टी। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई। याद रखिएगा, सबसे जो प्राचीनतम मुख्य चट्टान आग्नेय चट्टान होती है, इसी से जो है आग्नेय से रूपांतरित और अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट क्षेत्रों में पहाड़ी ढाल पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। यानी इसमें लौह धातुओं की अधिकता होती है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। ध्यान रखिएगा, लाल और पीली मृदा एक ही है। यदि लाल मृदा में अत्यधिक मात्रा में पानी मिल जाए, अत्यधिक मात्रा में पानी मिल जाए, तो यही मिट्टी जो है पीली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। यही लाल पीली हो जाती है, लाल पीली, याद रखिएगा। अगला है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं। इस मृदा का अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। कहने का अभिप्राय यह है कि यह बहुत उपजाऊ तो नहीं होती है, लेकिन खाद डाल करके इसको उपजाऊ बना लिया जाता है। तो आगे ये हो गई सब मृदाएं। अब बात कर लेते हैं मृदा संरक्षण के बारे में, यानी मृदा का उपयोग किस प्रकार किया जाए कि इससे जो है वह उत्पादन अधिकतम हम लोग कर ले जाएं और मृदा का क्षरण ना होने पाए, मृदा का कोई नुकसान ना होने पाए। तो इसके लिए कई विधियां हैं, जैसे समोच्च जुताई, यानी जो जुताई का क्रम होता है वह ढाल के विपरीत किया जाए। यानी जैसे क्या है, कोई ऊंचा भूभाग है, कोई ऊंचा भूभाग है, अब जो है हम अगर इधर से इधर खेत जुताई करेंगे तो मिट्टी तो सब साथ में चली आएगी और यह बह जाएगी। अगर इधर से इधर करेंगे तो मिट्टी नहीं बहेगी। इसे समोच्च जुताई एक विधि है। दूसरा विधि है कि हम लोग सीढ़ीदार खेती करें। सीढ़ीदार खेती मतलब अत्यधिक मेड़बंदी करके। जब मेड़बंदी किए रहेंगे तो वर्षा होगी तो यह जो है बह नहीं पाएगी, मिट्टी इसी में रुकी रहेगी। अत्यधिक पेड़ लगाकर भी मृदा संरक्षण किया जा सकता है, मृदा के बहाव को रोका जा सकता है। पशु पर नियंत्रण लगाइए, पशुचारण पर। तो ये सब विधियां हैं। इसी के साथ आपका यह अभ्यास नंबर 1 खत्म होता है। हाँ, अब हम लोग जब कल पढ़ेंगे तो कल इसके कुछ विशेष प्रश्न होंगे, और उस प्रश्न को बना करके उसको हल करके आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर उसका व्हाट्सएप करेंगे, इसकी नोट्स आप बना रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।